हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। यदि मैं आपको ये प्रश्न पूछूं कि क्या आप ऐसी स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं जहां पे आपको काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी आपके पास इतने पैसे आए जिस पैसे से आप अपनी जिंदगी को गुजार सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप बोलेंगे हाँ, ऐसी स्थिति को भला कौन नहीं प्राप्त करना चाहेगा। लगभग सभी लोग ऐसी स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं जिस स्थिति में वो काम ना भी करे तो भी उनके जेब में इतने पैसे जाते रहे जिससे कि वो अपनी जीवन यापन कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी कि आर्थिक रूप से स्वतंत्रता। तो यदि अब आप इस टॉपिक को लेकर के किसी और से प्रश्न करेंगे और उससे ये पूछेंगे कि तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे, तो हो सकता है कि कई लोग बोलेंगे 5 करोड़, तो कई लोग बोलेंगे 10 करोड़, तो कई लोग बोलेंगे 1 करोड़, है ना। तो वास्तव में फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ को अचीव करने के लिए कितने पैसे चाहिए, इसकी पूरी कैलकुलेशन मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे आप अपने हिसाब से, यानी कि जो आपकी इनकम है और जो आपके खर्चे हैं, उससे कैसे मैनेज करके आप खुद के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ को अचीव कर सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल में नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आप इस बात का यकीन मानिए कि यदि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आपको गजब की वैल्यू इस वीडियो से मिलने वाली है। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए अच्छे से जरूर से देखिएगा, और हो सके तो आप अपनी डायरी और पेन ले करके बैठिए, जिससे कि मैं जो कहूंगा आगे वीडियो में उसकी आप नोट्स बनाते रहेंगे। तो चलिए फिर इस शुभ कार्य में देरी क्यों, आइए शुरू करते हैं। तो अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप मेरी कही गई बातों को ध्यान से समझते हैं तो पक्का आपको एक बहुत ही अच्छी चीज समझ में आएगी। वो क्या आएगी आपको वीडियो के बाद पता चल जाएगा, बस देखते रहिए। देखिए, तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए माना है कि जो आपकी मंथली एक्सपेंस, यानी कि जो आपकी महीने के खर्चे है, वो है 25,000 रुपये, है ना। अब ये एवरेज है, हो सकता है कि आपकी 1 लाख होगी, किसी की 10,000 रुपये ही होगी, किसी की 20,000 रुपये होगी। तो सबके अलग अलग महीने के खर्चे हो सकते हैं। मैंने 25,000 रुपये लिया है ना। आप अपने हिसाब से जो आपकी होगी ले लीजिएगा, और जिस मेथड से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ उसी हिसाब से आप भी कैलकुलेट कीजिएगा। देखिएगा आपकी क्या कैलकुलेशन आ रही है, ठीक है। तो यदि आपकी मंथली एक्सपेंस, यानी कि जो आपका 1 महीने का खर्चा है, वो अगर 25,000 रुपये है, तो इस हिसाब से आपकी जो एनुअल एक्सपेंस है, यानी कि जो आपकी सालाना खर्चे हैं, वो कितनी होगी? वो होगी 3 लाख रुपए। जस्ट मैंने क्या किया है कि मैंने 25,000 रुपये की जो महीने के खर्चे हैं, इसे मैंने 12 से, यानी कि 1 साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए मैंने इसे 12 से गुना कर दिया, जिससे कि जो टोटल एनुअल एक्सपेंस आई मेरी, वो है 3 लाख रुपए की। तो यही आपकी एनुअल एक्सपेंस है, यानी कि आपका 1 साल का खर्च है, जो मैंने कैलकुलेट किया। जस्ट फॉर एग्जांपल कर रहा हूँ, मतलब बस समझाने के लिए आपको मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अब वास्तव में आपकी सालाना खर्च कितनी है वो तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन यहाँ पर जस्ट आपको समझाने के उद्देश्य से मैं 3 लाख रुपए पकड़ के चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप इसी को लेकर के चलिए अभी, है ना, फिलहाल इस वीडियो में, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे अप्लाई करना है 4% रूल। अब ये 4% रूल क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी बहुत तो मैं अभी आपको इस वीडियो में बता ही दूंगा, लेकिन इसके बारे में डिटेल में मैंने इस वाले वीडियो में चर्चा की है। तो इस वाले वीडियो के बाद आप इस वाले वीडियो को जरूर से ही देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब आइए मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि आपको इस 3 लाख रुपए को, जो कि आपकी सालाना खर्च है, इसे आपको 4% से डिवाइड कर देना है ना। अब क्यों करना है अभी आप समझ पाएंगे। तो जब मैं इस 3 लाख को 4% से डिवाइड करता हूँ, है ना, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, मैंने आपके सामने कैलकुलेशन लिखी है ना। तो इस 3 लाख को 4% से डिवाइड करने पर जो फाइनल आंसर आता है वो होता है 75 लाख, है ना। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको करोड़ों रुपए ही चाहिए हो, है ना। 75 लाख, ये 1 करोड़ से कम ही है। अब इतने रुपए में भी आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर रहे हैं, जबकि आपकी जो महीने के खर्च है वो है 25,000 रुपये। तो अगर इतने खर्च होती है महीने की, तो यकीन मानिए आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए 75 लाख रुपए ही चाहिए होंगे, है ना। अब इसका मतलब ये है कि जब इतने रुपए, यानी कि 75 लाख रुपए आपके पास जमा हो जाते हैं, तो इसका हर साल 4% होता है 3 लाख रुपए, जो आपको निकाल लेने हैं और आपको यूज करना है। वाह,
कितना अच्छा टेक्निक है ना, कि 75 लाख रुपीज जमा कर लो और हर साल इसका 4% जो कि होती है 3 लाख रुपए, इसे यूज करो। अब हम फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं। वाह, कितनी कमाल की बात है। अब इतना कुछ जानने के बाद समस्या की बात यह है कि आखिर में ये 75 लाख रुपए आएंगे कहां से, और अगर सच में ये 75 लाख रुपए हमारे पास जमा हो जाते हैं तो क्या हम फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, पहली बात तो कि जितना ये सुनने में आसान लग रहा है ना, जितना ये देखने में आसान लग रहा है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये वास्तव में करना उतना भी आसान नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ी डिस्टर्बेंस हो सकती है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में, वो है महंगाई। यानी कि आपको इसे, मतलब कि इन्फ्लेशन, मतलब कि महंगाई को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। उसे ध्यान में रख कर ही आप फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ को अचीव कर सकते हैं। अब रही बात इस 75 लाख रुपए की, तो इतनी अमाउंट तो आपकी बन जाएगी निवेश के थ्रू, है ना। लेकिन अगर ये बनने में अधिक समय लग गई, यानी कि मान लीजिए कि यदि आप 70 साल की उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करते हो तो उसका क्या ही लाभ है? आपको लाभ नहीं है, भले आपके बेटे पोते को लाभ हो सकता है, लेकिन आपको लाभ नहीं है। आपने तो अपना जीवन, मतलब आपने तो अपना सारा जीवन पैसे कमाने में लगा दिया, और जब तक आपने फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ को अचीव किया तब तक आप बूढ़े हो चुके हैं। 70 साल की उम्र में आपके पास इतनी ऊर्जा होगी ही नहीं कि आप अपने जमा किए हुए पैसे को एंजॉय कर सके। इसलिए जब आप 35 साल या तो 40 साल या अधिक से अधिक 50 साल की उम्र तक भी यदि आप फाइनेंशियल फ्रीडम यानी कि आर्थिक रूप से स्वतंत्रता वाली स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, तो भी आप अपने जीवन को एंजॉय कर सकते हैं। तो फिर इस 50 साल की एज तक, 35 साल की एज तक या फिर 40 साल की उम्र तक भी ये फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ अचीव होगी कैसे? इतने पैसे जमा होंगे भी कैसे? तो बिल्कुल इसीलिए अब मैं यहाँ पर ये टारगेट लेकर के चल रहा हूँ कि आप 10 साल के बाद, यानी कि 10 साल में आप इतनी अमाउंट को अचीव कर लेंगे। तो अब आप यहाँ पर 10 साल में इतनी अमाउंट को अचीव करेंगे। इसके लिए आपको दो बातों को ध्यान में रखना है। पहली बात तो ये, यदि मतलब मैं इस वीडियो के हिसाब से बता रहा हूँ, यानी कि जो कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, और बिल्कुल इसी मेथड से आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपकी इनकम कितनी है, आपकी खर्चे कितने महीने के, ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कीजिएगा। यहाँ पर मैं अपने हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूँ, लेकिन मेथड मेरी वाली और आपकी वाली सेम ही रहेगी, ठीक है। तो देखिए, वो कौन सी दो बात है जिसे ध्यान में रखने से 10 साल के बाद आपकी इतने अमाउंट बन जाएंगे, यहाँ तक कि इससे थोड़ी अधिक ही बनेगी और महंगाई भी आपको अपने चपेटे में नहीं लेगी। वो बात क्या है? पहली बात, जो आपकी मंथली इनकम है, यानी कि यदि आपकी महीने की जो खर्च है वो 25,000 रुपये है, तो इसके हिसाब से जो आपकी मंथली इनकम है वो 60 से 80,000 रुपये होनी ही चाहिए। यदि 60 से 80,000 रुपये की आपकी मंथली इनकम, यानी कि जो आपके महीने की इनकम है, अगर वो 60 से 80,000 रुपये नहीं है, तब 10 साल में इतने बड़े अमाउंट यानी कि 75 लाख रुपए तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए पहली बात तो ये तय है कि जो आपकी मंथली इनकम है वो 60 से 80,000 रुपये तक होनी ही चाहिए। अब जो दूसरी बात है कि आपको ये 4% रूल अप्लाई नहीं करना है, इससे अप्लाई करने की आपको आवश्यकता नहीं है ना। आपको 8% रूल अप्लाई करना है, यानी कि आपको पर ईयर 4% विड्रॉ नहीं करनी है, आपको पर ईयर 8% विड्रॉ करनी है। अब ऐसा क्यों करना है आपको इसी वीडियो में आगे पता चलेगा। अब मैंने यहाँ पर जो भी आपको कहा है वो सब कुछ आपको डिटेल में पता चलने वाला है। तो चलिए इस बात को समझते हैं। तो जैसा कि जो टेबल चार्ट अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उसे बहुत ही ध्यान से देखिए। तो जैसा कि आपको 10 साल के अंदर ही आर्थिक स्वतंत्रता यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है, तो उसके लिए आपको हर साल 3 लाख रुपए निवेश करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर एक बात पे ध्यान दीजिएगा कि यानी कि यदि आपका जो महीने का खर्चा है, जो कि मैंने आपको पहले बताया है, जो था 25,000 रुपये, तो यदि हम 25,000 रुपये को 12 से गुना करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो मिलता है 3 लाख रुपए। यानी कि जो आपका सालाना खर्चा है, जो 1 साल का आपका खर्चा है, वो है 3 लाख रुपए। तो आपको अगर 10 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो आपको हर साल 3 लाख रुपए बचाने होंगे और उसे निवेश भी करने होंगे। अब आप निवेश कहाँ करेंगे? तो आपको ऐसे जगह पे अपने पैसे को निवेश करना होगा जहाँ पे आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न मिले। यानी कि जो भारत की इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है ना, वो हर साल कितने % की दर से बढ़ रही है? सही कहा आपने, 6% से 8% के बीच में बढ़ रही है। मैं एवरेज 7% मान के चल रहा हूँ कि हर साल भारत देश में महंगाई 7% के रेट से बढ़ जा रही है। तो इसी के अनुसार जिस जगह पे मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं वो है इंडेक्स फंड। अब आपके हिसाब से क्या लगता है आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं इंडेक्स फंड यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना।
इंडेक्स फंड यानी कि एक ऐसा म्यूचुअल फंड जहां पे आपके पैसे को भारत की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट की जाएगी, है ना। और वहां से आपको सालाना एवरेज कम से कम 13% से लेकर के 15% तक के बीच में रिटर्न मिल ही जाता है। इतनी की सेजा रिटर्न आपको मिल जाती है। इसलिए मैं इस 3 लाख रुपए को निवेश कर रहा हूँ इंडेक्स फंड में। तो आप जैसा कि अभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हर साल 3 लाख रुपए इंडेक्स फंड में निवेश की जा रही है। यानी कि कैसे निवेश की जा रही है, 25-25 हज़ार रुपये करके महीने की SIP से। यदि हर महीने की 25 हज़ार रुपये की SIP की जाती है तो ये साल का होता है 3 लाख रुपये, जो कि इंडेक्स फंड में डाली जा रही है। और यहाँ पे मैं जो पर साल की एवरेज सेजा रिटर्न है वो मान के चल रहा हूँ कि 13%। यानी कि आपके द्वारा निवेश किए गए पैसे हर साल 13% की सेजार ग्रोथ से बढ़ रही है। और आपको हर साल कितनी गेन हो रही है, यानी कि हर साल आपके कितने पैसे बढ़ रहे हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो ऐसे करते करते मतलब कि मंथली 25,000 रुपये की SIP करते करते 10 साल के बाद जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो हो रही है 59,07,778 रुपीज़। तो इतने आपके बन जा रहे हैं, जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो अब मुख्य रूप से यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हर साल आप इन्वेस्ट तो 3 लाख रुपए कर रहे हैं सालाना, यानी कि महीने की SIP 25,000 रुपये के थ्रू, लेकिन हर साल महंगाई भी तो बढ़ रही है। यानी कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि 7% के रेट से भारत देश में हर साल महंगाई बढ़ रही है, तो इसे भी तो ध्यान में रखना है। यानी कि जो खर्चे आज आपके हो रहे हैं, आज से 10 साल बाद ही खर्चे बढ़ जाएंगे। इसके लिए आपको और भी अधिक पैसे देने पड़ेंगे, तो उस महंगाई को भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर अभी आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि यदि अभी आपकी जो महीने का खर्चा है, जो महीने की आपकी मंथली एक्सपेंस है, अगर वो अभी आपकी 25,000 रुपये है, तो हर साल भारत देश में 7% के रेट से महंगाई बढ़ने के कारण आपकी जो महीने का खर्चा है, जो महीने के खर्चे है आपकी, वो भी तो बढ़ रही है। ध्यान से देखिए, अगले साल आपके महीने के खर्चे हो जाएंगे 26,750 रुपये। ऐसे ही करते 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 आज से लगभग 10 साल के बाद जो आपकी महीने के खर्चे आज 25,000 रुपये है, बिल्कुल वही खर्चों के लिए आपको 10 साल के बाद लगभग 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। यानी कि आज जो आप महीने भर में अपने परिवार को संभालने के लिए जितने पैसे खर्च कर दे रहे हैं, उतने ही पैसे यानी कि उसका डबल आपको 10 साल के बाद अपने परिवार के लिए देना पड़ेगा। यानी कि वो आपकी मंथली एक्सपेंस हो जाएगी। तो इसी के हिसाब से आपको अपने निवेश के अमाउंट को भी बढ़ाना पड़ेगा, है ना। यानी कि मतलब बात समझिए, यदि आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा कैलकुलेशन करनी होगी, आपको ध्यान देना पड़ेगा इन्फ्लेशन को भी। आप यहाँ पे इन्फ्लेशन को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि 7% की इन्फ्लेशन कम नहीं है। ये काफ़ी मतलब आप बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये कितना असर डालेगी आपके जीवन पर, इस बात को भी ध्यान में आपको अभी देना पड़ेगा, वरना आगे चलकर महंगाई आपको अपने चपेटे में ले लेगी और आप उसके चपेटे में आके आर्थिक दृष्टि से संघर्ष करते रहेंगे। तो ऐसा ना हो कि आपको आर्थिक दृष्टि से संघर्ष करना पड़े। इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए आपको महंगाई को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। इस महंगाई को आपको ध्यान में रख करके निवेश करना पड़ेगा, यानी कि आपको स्टेप अप SIP करनी पड़ेगी। अब ये स्टेप अप SIP क्या होता है, तो स्टेप अप SIP के बारे में मैंने ऑलरेडी इन वीडियोस में बात की हुई है, तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद देखिएगा। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पर इस टेबल चार्ट में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे डिपॉजिट में लिखा हुआ है 7% इंक्रीमेंटल। तो मैंने यहाँ पे 7% इंक्रीमेंटल क्यों लिखा हुआ है, इसके मैं आपको कारण बता रहा हूँ। सबसे पहला कारण तो ये है कि भारत देश में हर साल 7% के रेट से महंगाई बढ़ रही है। ये आप कई बार मेरी मुँह से अभी तक सुन चुके हैं, ठीक है ना। ये हुई दूसरी बात कि आपको 7% के रेट से ही अपने डिपॉजिट को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि आपको 7% की स्टेप अप SIP करनी पड़ेगी। स्टेप अप SIP का सरल भाषा में ये अर्थ हुआ कि हर साल अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को एक फिक्स % के रेट से बढ़ाना। यानी कि यदि आपने मंथली 25,000 रुपये की SIP शुरू की है, तो अगले साल आप 7% बढ़ाकर SIP करेंगे, है ना। तो आपको यहाँ पर हर साल 7% बढ़ा देना है अपने SIP अमाउंट को, ठीक है ना, जिससे कि जो आपकी सालाना इन्वेस्टमेंट होगी वो भी बढ़ती जाएगी, है ना। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पहले साल में तो आपने 3 लाख रुपए निवेश किए, लेकिन अगले साल जब आप अपनी SIP अमाउंट को 7% के रेट से बढ़ा देते हैं, तो आपकी जो सालाना
इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी वो होगी 3,21,000 रुपये, फिर वही होगी 3,43,770 रुपये। तो ऐसे ही करते करते आपको अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी बढ़ा देना है। 7% के रेट से स्टेप अप SIP करनी ही पड़ेगी आपको, है ना। अब जैसा कि आप जहाँ पर काम करते होंगे तो वहाँ पे आपकी इनकम की इंक्रीमेंट तो होती होगी हर साल, तो उसे आप यहाँ पर यूज़ कीजिए। और जो कभी कभी आपको अपने कंपनी से बोनस मिलती होगी, उस बोनस को भी अभी आप अपने इन्वेस्टमेंट में लगा दीजिए। देखिए, आपको 10 साल के बाद ही फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ को अचीव करना है, उस वाली स्थिति को अचीव करना है। इसके लिए अभी आपको मेहनत करना पड़ेगा और आपको अपना मतलब इस समय आपको अपने अभी बहुत सारे शौक़ को मारने पड़ेंगे, तभी वो स्टेज हासिल हो सकता है जो आप स्टेज को हासिल करना चाह रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम को आप अचीव करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कह दिया है कि जिस हिसाब से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, है ना, अब आपके हिसाब से क्या होगा आप देख लीजिएगा। मतलब आपकी इनकम क्या है, आपकी सैलरी क्या है, वो तो मैं नहीं जानता हूँ। तो आप अपने हिसाब से इसी मेथड से, जो मेथड मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। लेकिन मेरे इस मेथड के अनुसार, जो मैं एग्जांपल में ले रहा हूँ, इसके अनुसार आपकी जो सैलरी है वो महीने की 60 से 80 हज़ार रुपये तक होनी ही चाहिए। इतनी मिनिमम सैलरी आपके पास होनी चाहिए, तभी मतलब पॉसिबल हो पाएगी कि आप इस तरह के जो मैं बता रहा हूँ उस तरह के फाइनेंशियल फ्रीडम को आप अचीव कर सकते हैं ना। तो सैलरी बढ़ाने पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप मतलब कि अपने तरफ से, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे होंगे कि हर साल आपकी जो 7% इंक्रीमेंटल हुई है, इसके वजह से जो आपके गेंस मिले हैं वो भी बढ़ती गई है ना। हालांकि 13% की पर ईयर की सेजार रेट से आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो ग्रो हो रही है, जो आपकी पैसे ग्रो हो रही है। तो ऐसे में जो पहले वाले केस में जब आप बिना स्टेप अप SIP किए हर साल केवल 3 लाख रुपए ही निवेश कर रहे थे, लेकिन स्टेप अप SIP करने के कारण जो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनी है वो कितनी बनी आप देख लीजिए, है ना, 76,30,269 रुपीज़। जबकि पहले वाले केस में क्या हो रहा था कि आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू जस्ट 59,07,778,000 ही बन रही थी, है ना। तो स्टेप अप SIP करने के कारण क्या हुआ कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो अधिक बन गई, और यही तो बिल्कुल चाहिए आपको। अब इस अमाउंट के साथ आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर चुके हैं। कैसे किए हैं अभी आप समझे, है ना। तो देखिए, जैसा कि अभी मैंने आपको कहा कि आपकी 76,30,269 रुपीज़ जमा हो चुकी है 10 साल में। 25,000 रुपये की स्टेप अप SIP जो कि 7% के रेट से बढ़ाएंगे, ऐसे कर करके आपने 10 साल में इतने रुपए जमा कर लिए हैं। लेकिन ये पैसे आपको नहीं निकालना है। जहाँ पर ये पैसे आपने निवेश किए हैं वहाँ पर अभी आपको ये पैसे इन्वेस्टेड ही रहने देना है। अगर ऐसा होता है तो जो ये इन्वेस्ट किए हुए पैसे हैं इस पर भी आपको प्रति वर्ष रिटर्न मिलते रहते हैं। तो ऐसे जब आप अपने पैसे विड्रॉ भी करते रहेंगे ना, तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ते रहेगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात हो जाती है इन्वेस्टमेंट के केस में, ठीक है ना। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपको अब 4% नहीं निकालना है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि आपको अपने फाइनेंशियल फ्रीडम अमाउंट के हर साल 4% अमाउंट को यूज़ करना है, लेकिन मैं यहाँ पे इसे डबल कर देता हूँ कि आप 8% अमाउंट को अपने फाइनेंशियल फ्रीडम, मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि अपने फाइनेंशियल फ्रीडम अमाउंट के अभी आप 8% को यूज़ करोगे, है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया ना, महंगाई है ना, अब 4% तो महंगाई नहीं ना बढ़ रही है भारत में, 7% बढ़ रही है। तो बिल्कुल इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने जितने भी पैसे जमा किए हैं अभी तक, जो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनी है 76,30,269 रुपीज़, तो इसकी 8% आपको हर साल निकालनी है। और आप इसमें भी बढ़ोतरी कर सकते हैं। कैसे बढ़ोतरी कर सकते हैं मैं अभी आपको यहाँ समझा रहा हूँ। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पर देखिए, है ना, कि इतने पैसे निवेश होने के बाद आप मतलब अगले साल से जब पैसे निकालना शुरू करेंगे तो आप 6 लाख रुपए निकालेंगे, है ना। क्योंकि 6 लाख रुपए 75 लाख का होता है 8%, है ना। हालांकि यहाँ आपकी बनी तो है 76 लाख, लेकिन आप 75 लाख का ही 8% निकालिए। मतलब चलिए आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या करने का प्रयास कर रहा हूँ कि 75 लाख का 8% हुआ 6 लाख रुपीज़, इतने आपने निकाल लिए, है ना। फिर अगले साल आपको 7% इंक्रीज़ कर देना है, क्योंकि 7% महंगाई भी बढ़ेगी अगले साल ना। तो उस महंगाई को अपने विड्रॉल में आप इंक्लूड कर लीजिए, है ना। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है, अगले साल हो गया 6,42,000। अब ये 6,42,000 कैसे हुआ, आशा है कि अब आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मैंने 7% बढ़ा दिया है। यानी कि आपको हर साल, यानी कि पहले साल तो आपने 6 लाख रुपए विड्रॉ किए, अब इसके अगले साल से आपको हर साल उस 6 लाख के साथ में
7% विड्रॉ करते रहना है। तो जब आप उस 6 लाख के साथ में हर साल 7% को भी विड्रॉ करते रहेंगे तो आपको महंगाई अपने चपेटे में नहीं लेगी। बिना काम किए भी जो आपके खर्चे थे, घर के बेसिक नीड के खर्चे, वो आपके पूरे होते रहेंगे, है ना। और यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखना है कि आपको मंथली विड्रॉ करना है। ऐसा नहीं करना है कि आप पूरे साल का ही अमाउंट जो आपकी हो रही है पर ईयर की, उसे आप निकाल ले रहे, नहीं, आपको मंथली विड्रॉ करना है। क्योंकि जब आप पूरे साल के अमाउंट को निकालेंगे, यानी कि देखिए, मतलब यहाँ पे तो आपके एक साल का 6 लाख रुपए ही हो रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन इस 6 लाख रुपए को आपको मंथली में डिवाइड कर देना है। तो 6 लाख को 12 से डिवाइड कीजिए, जितना आंसर आएगा उतना ही अमाउंट आपको हर साल निकालना है ना। ऐसा मत कीजिएगा कि आप 6 लाख रुपए को एक ही बार में निकाल ले रहे हैं। इसके मैं आपको कारण समझा दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपने इस 6 लाख रुपए को किसी ऐसे समय में निकाल लिया जिस समय मार्केट में मंदी हो, यानी कि मार्केट गिरा हुआ हो, तो इस समय आपको अधिक नुकसान हो सकता है। क्योंकि जब गिरे हुए मार्केट में जब आप अपने पैसे को बाहर निकालेंगे तो आप ज़्यादा यूनिट्स को निकाल लेंगे। अब ज़्यादा यूनिट्स निकालने से क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू में फ़र्क पड़ सकता है। इसलिए इस 6 लाख रुपए को तुरंत एक ही साथ मत निकालिए। आप इस 6 लाख को 12 से डिवाइड करके जो मंथली इनकम हो रही है आप उसे ही आप बिल्कुल मंथली विड्रॉ करते रहिए। आशा कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। और हर साल अपनी विड्रॉल में 7% का मतलब इंक्रीमेंट आप करते रहिए। देखिए, आप जैसा कि अभी आप इस चार्ट में देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे आप अपने 7% के रेट से इंक्रीमेंटल कर रहे हैं प्रति वर्ष, है ना। यहाँ मैंने सालाना लिखा हुआ है, लेकिन आपको मंथली विड्रॉ करना है, ये आप समझ गए होंगे। मैं इतना समझ पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मंथली विड्रॉ करते रहने से क्या हो रहा है कि जो पैसे आपके ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उस पर भी आपको गेन्स मिल रहा है, उस पर भी आपको रिटर्न मिल रहा है हर साल 13% की CAGR, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से आपकी जो गेन है, यानी कि जो आपकी प्रॉफिट है, वो यहाँ बढ़ती जा रही है और साथ में आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, भले ही आप अपने मतलब कि आप हर महीने विड्रॉ कर रहे हैं तो, है ना। तो देखिए, 12वें साल तक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 12वें साल में आपने 12,62,911 रुपये विड्रॉ किए हैं, है ना। अब इसके बावजूद जो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, यानी कि जो पैसे आप छोड़ रहे थे इन्वेस्टेड, वो भी जो बढ़ रही है हर साल, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो उसके कारण जो अभी आपकी 12वें साल में इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो है 1,08,11,325 रुपये। तो यही है वो कमाल की बात जो मैं अभी आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ ताकि आप इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा ले, है ना, कि जब आपकी 76,30,269 रुपीज़ 10 साल में बन चुकी है, 10 साल में 25,000 रुपये की मंथली स्टेप अप SIP जो कि हर साल की थी 7%, इसके कारण जो आपकी अमाउंट बनी है 76,30,269 रुपीज़, इसे आपने इन्वेस्टेड ही रहने दिया। फिर अगले साल से जो 75 लाख रुपीज़ का 8% होता है 6 लाख रुपीज़, इसे आपने मंथली विड्रॉ किया, पूरा एक ही बार में विड्रॉ नहीं किया, है ना। और आप हर साल अपने विड्रॉल अमाउंट में 7% की इंक्रीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि भारत देश की जो इन्फ्लेशन है वो हर साल की 7% है। तो हर साल अपने पैसे को विड्रॉल करने के बाद भी आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो लॉन्ग टर्म में बढ़ती जा रही है और साथ में आपकी विड्रॉल अमाउंट भी बढ़ती जा रही है। तो ये काफ़ी अच्छी मतलब पोजीशन आपने बना ली है और अब आप फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम की बात है, यानी कि इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। अब डिसएडवांटेज क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो क्या है वो डिसएडवांटेज? हालांकि हर साल अपने विड्रॉल रेट को 7% के रेट से बढ़ाने के कारण भी हर साल जो आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट की वैल्यू है वो तो बढ़ रही है, यानी कि आपको एडवांटेज के बारे में तो पता है, लेकिन अब इसकी डिसएडवांटेज क्या हो सकती है मैं आपको समझा रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने जो प्रोसेस अभी तक आपको बताया है, तो इसके हिसाब से ये जो सिस्टम है ना, ये विड्रॉल पे बेस्ड है। यानी कि पहले आपने 10 साल तक स्टेप अप SIP के थ्रू इतने रुपए जमा किए और इतने रुपए को आपने इन्वेस्टेड ही रहने दिया, और आप हर साल महीने करके कुछ पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, जिसमें आप प्रति वर्ष 7% की इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं, है ना। तो इसमें प्रॉब्लम की बात ये आ सकती है कि जैसा कि मेथड विड्रॉल पे बेस्ड है, तो हो सकता है कि 10 साल के बाद, यानी कि जब विड्रॉल का समय आए, ठीक है ना, तो उस समय मार्केट गिरी हुई हो। तो जब मार्केट गिरी हुई रहती है और जब आप उस समय विड्रॉ कर लेते हैं ना, तो आप ज़्यादा यूनिट को विड्रॉ कर लेते हैं, और ज़्यादा यूनिट को विड्रॉ करने से क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे फ़र्क पड़ सकता है। इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे फ़र्क पड़ने का अर्थ ये है कि जितनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपकी बढ़ करके होनी चाहिए उतनी नहीं बढ़ती है, उससे थोड़ा कम होती है ना।
यानी कि मतलब आप समझ सकते हैं ना कि मान लीजिए कि 10 साल में मार्केट ने छलांग नहीं लगाई तो फिर क्या होगा, आपकी तो उतनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनेगी ही नहीं, है ना। और अगर आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू नहीं बनेगी तो फिर आप कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करेंगे। तो ये संभावनाएं हो सकती है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये संभावना नहीं होगी। हालांकि 10 साल एक लंबा समय होता है और इस 10 साल में इंडेक्स फंड तो ग्रो करेगी करेगी, इस बात की गारंटी है। हर 10 साल में इंडेक्स फंड ग्रो करती ही करती है, लेकिन हम इसे 100% लेकर के नहीं चल सकते, है ना। यानी कि कुछ चांसेस ऐसी हो सकती है कि 10 साल के बाद हालांकि अभी के मुकाबले मार्केट बढ़ी हुई हो लेकिन उस समय गिरी हुई हो, तो उस समय जब मार्केट गिरी हुई रहेगी तो जब आप अपने पैसे को विड्रॉ करेंगे तो आप अधिक यूनिट विड्रॉ कर लेंगे, जिससे कि लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे असर पड़ेगा, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू जितनी होनी चाहिए उससे कम होगी, है ना। और फिर यहाँ पे दूसरी डिसएडवांटेज ये है कि टैक्स, है ना, कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आपकी हुई है उससे विड्रॉ करने के बाद आपको उसमें टैक्सेस देने होते हैं। तो मैंने यहाँ पे टैक्स को इंक्लूड नहीं किया, मैंने टैक्स की कैलकुलेशन नहीं की, तो आपको टैक्स की भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स तो देना ही पड़ेगा जो आपने अपने इन्वेस्टमेंट से गेन की है ना। फिर यहाँ पे तीसरी डिसएडवांटेज ये है कि 10 साल के बाद, मतलब कि देखिए अब 10 साल के बाद ऐसा थोड़ी ना जरूरी है कि आपकी हेल्थ सही रहेगी। हालांकि मैं ईश्वर से तो ही प्रार्थना करूंगा कि आपकी हेल्थ सही रहे और आप स्वस्थ रहे, ये मेरी प्रार्थना रहेगी ईश्वर से। लेकिन अगर आपको 10 साल के बाद कोई हेल्थ इशू होती है तो उसमें आपके काफ़ी सारे खर्चे लग सकते हैं, यानी कि मेडिकल एक्सपेंस आपकी लग सकती है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। वैसे भी मेडिकल एक्सपेंस हर साल 14% के रेट से बढ़ रही है। जो बेसिक महंगाई है वो तो हर साल 7% के रेट से बढ़ी रही है, लेकिन जो मेडिकल के खर्चे होते हैं ना वो और तेज़ी से बढ़ते हैं, वो तो 14% के रेट से हर साल बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने मेडिकल खर्च को भी इंक्लूड नहीं किया था, है ना। और हो सकता है कि आपकी कुछ बहुत ही बड़ी बड़ी ख्वाहिशें होंगी, है ना, आप बहुत ही लग्जरी वाले सपने देखते होंगे, है ना, तो उससे भी मैंने यहाँ पे उतना इंक्लूड नहीं किया था, है ना। और फिर आपके जो बच्चे हैं उनके जो पढ़ाई के खर्चे हैं वो बढ़ सकती है, फिर आपको अपने बच्चों की शादी भी करवानी होगी, उसमें खर्च आएगा, तो ये सब भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया था। यहाँ पर जस्ट मैंने मेनली बेसिक नीड के खर्चे को ही इंक्लूड किया था, यानी कि जो आपकी बुनियादी ज़रूरत के खर्चे हैं उसे ही इंक्लूड करके मैंने इतने सारे कैलकुलेशन किए हैं। हालांकि 10 साल के बाद जब आप अपने पैसे को विड्रॉ करेंगे ना तो आप महंगाई की चपेट में तो नहीं आएंगे, इस बात की तो गारंटी है ही। और जितनी पैसे की आवश्यकता है आपको मंथली खर्च करने की, उससे अधिक ही पैसे होंगे आपके पास खर्च करने के लिए। हाँ, तो इस हिसाब से आप अपनी थोड़ी बहुत ख्वाहिशों को तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ डिसएडवांटेज भी है ना। यानी कि मतलब देखिए, मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए कि मैं आपको क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ, कि हर सिक्के की दो पहलू तो होती ही है ना। तो एडवांटेज तो आपको पता है, लेकिन ये कुछ डिसएडवांटेज है ना। पहली डिसएडवांटेज मतलब मैंने आपको क्या बताया कि मेडिकल की कुछ एक्सपेंस हो सकती है। दूसरी डिसएडवांटेज आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनका शादी का खर्चा, है ना, या फिर आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश भी हो सकती है जो शायद पूरा ना हो। अगर पूरी हो गई तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन पूरा नहीं भी हो सकती है। और तीसरी कि टैक्स, कि जो पैसा विड्रॉ करेंगे तो उसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स तो देना ही पड़ेगा। हालांकि आपने अपने बेसिक नीड के हिसाब से, यानी कि बुनियादी ज़रूरतों के हिसाब से तो फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लिया है, पर मैंने जो ये डिसएडवांटेज आपको बता दिए हैं, अब इसके हिसाब से फिर हम क्या कर सकते हैं, क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? तो मेरे हिसाब से इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको साथ में स्टॉक मार्केट में भी निवेश करना चाहिए, जिससे कि आपको डिविडेंड मिले। अब मैंने आपको डिविडेंड बोल दिया तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि आप जस्ट हाईएस्ट डिविडेंड वाले स्टॉक में जाकर निवेश कर दे, ऐसा नहीं कीजिएगा। ऐसा करने से पहले आप पहले मेरे द्वारा डिविडेंड के ऊपर बनाए गए इन वीडियोस को देख लीजिए, है ना, कि आप डिविडेंड मतलब डिविडेंड एक बहुत ही अच्छी इनकम हो सकती है फ्यूचर में। ये बिल्कुल एक रेंटल इनकम की तरह होता है, और डिविडेंड से लॉन्ग टर्म में आपको इतनी इनकम आ सकती है कि आप अपने सारे खर्चे को भी पूरा कर सकते हैं, है ना। और ये मतलब लॉन्ग टर्म में ये हो सकती है, ठीक है ना। अब ये कैसे होगी इसके बारे में जानने के लिए आप डिविडेंड के ऊपर मेरे द्वारा बनाए गए इन वीडियोस को जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है ना। और मैंने यहाँ पे केवल बात की है फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर के, लेकिन इसके साथ में आपको और भी चीज़ें देखनी होगी। अगर आप सबको साथ में लेकर के चलते हैं तो आप रियलिटी वाली फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाएंगे, यानी कि आप हर तरह से फाइनेंशियली फ्री होंगे, यानी कि आप अपने ख्वाहिशों को भी पूरा कर पाएंगे। टैक्स चुकाने के बाद भी, मैं बोल रहा हूँ, टैक्स चुकाने के बाद भी आप अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर पाएंगे। अपने संतानों को आप अच्छी एजुकेशन भी दे पाएंगे, उन्हें हर एजुकेशन भी आप दे पाएंगे अच्छी वाली, उनकी शादी भी आप बड़े धूमधाम से कर सकते हैं, और आप अपने सारे खर्चे को फाइनेंशियली फ्री होकर अच्छे से कर सकते हैं। तो इस पूरे वाले स्टेज को आप कैसे अचीव कर सकते हैं, इस चीज़ की पूरी डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरे द्वारा पर्सनल फाइनेंस के ऊपर बनाई गई इस वीडियो कोर्स को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने पर्सनल फाइनेंस के बारे में डिटेल में समझाया है कि आप अपने पैसों को कैसे स्मार्टली मैनेज कर सकते हैं, जिससे कि लॉन्ग टर्म में आप फाइनेंशियली स्ट्रगल यानी कि आर्थिक रूप से संघर्ष ना करें। इसलिए आप
इस वीडियो को भी, यानी कि पर्सनल फाइनेंस के इस वाले वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। तो इतना कुछ कहने के बाद अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप अपने डाउट मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि अभी तक मैंने आपको जो भी समझाने का प्रयास किया है उससे आप तक कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर से पहुंची होगी। तो कृपया करके मुझे कमेंट करके बताइए, जिससे कि मैं भी ये जान पाऊँ कि मेरी कही गई बात आपको समझ में आ रही है। और साथ ही में मुझे अपनी वीडियोस में और क्या क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए जिससे कि मेरी वीडियो की कंटेंट की क्वालिटी बढ़े और आप तक और भी अधिक वैल्यू पहुंचे। यदि इसके बारे में आपके पास कुछ सजेशन है मेरे लिए, तो सजेशन को भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में फ्रीली बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही में अपने दोस्तों और संबंधियों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर से ही कीजिए। और भी इसी तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में जो पास में बेल आइकन है उसे जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए। और IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, मेरे मित्रों, यहाँ तक रुकने के लिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।